ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो एक दवा को एब्जॉर्ब होने में कैसे अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, एक जो हमारी खुद की जो बॉडी होती है वो दवा को एब्जॉर्ब होने में कैसे कैसे अफेक्ट कर सकती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका कौन सा आता है, सरफेस एरिया। सबसे पहले कौन सा आता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। सब्जी सब लोगों ने बनाया है, सब्जी सब लोग बनाए हैं। ये आपकी क्या है, कढ़ाई है। ये आपकी क्या है, कढ़ाई है, इसमें आपके क्या है, सब्जी है। ठीक है, अब इसमें से बताइए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो नमक को उठाते हैं और इसी में से डाल देते हैं। नमक को उठा के ऐसे डाल दिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो नमक को पूरे कढ़ाई में ऐसे करके छिड़कते हैं। हाँ वही, सब्जी कहाँ पर है, कढ़ाई में है ना। कढ़ाई तो सर उसका सब ऊपर नीचे रास्ता हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग क्यों करते हैं, कैसे ताकि करेंगे? मिक्स हो जाए अच्छे से। आप लोग क्या करते हैं, उस दवा को हर जगह क्यों छिड़कते हैं, कढ़ाई पूरे सब्जी भर में क्यों डालते हैं, क्यों नहीं उस नमक को लिए उसी में डाल दिए, वो भी तो घुलेगा। घुलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा फैलने में टाइम लगेगा। तो सरफेस एरिया मतलब होता है कि ये सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, हमारा जो ड्रग होगा वो उतना जल्दी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। सरफेस एरिया जितना, हमारी एक सेल्स की मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया जितना छोटा रहेगा, हमारी ड्रग क्या होगी उतना लेट एब्जॉर्ब होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप उसको उठाएं, ठीक है, नमक को उठाएं, डाल दिए सिर्फ सीधा, ठीक है, यहीं पे गया, यहाँ से एब्जॉर्ब होने में, उसको डिजॉल्व होने में टाइम लगेगा, उसको आपको हिलाना डुलाना पड़ता है। लेकिन अगर आप जब ऐसे पूरा में फैला दिए तो आप सिर्फ ढक देते हैं, बहुत लोग हिला भी देते हैं और जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे सेल्स का सरफेस एरिया जितना बड़ा रहेगा, हमारी ड्रग हमारे बॉडी में उतने जल्दी एब्जॉर्ब होगी और उतने जल्दी हमारे सर्कुलेशन में पहुंच पाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। एक ये भी फैक्टर होता है जो हमारे एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा आपका आता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। कौन सा आता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास दो नखरे होते हैं। हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को जैसे हम बताए थे ना कि हमारी जो सेल होती है, जो एक हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। ये क्या है, ये हम चैनल है, ये हमारी सेल है, किससे मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। तो इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, लिपिड नेचर की होती है। इसी की वजह से ये क्या होती है, लिपिड नेचर की होती है। और ये क्या कहती है कि हम उसी ड्रग को एब्जॉर्ब करेंगे जो हमारे नेचर का होगा, बाकी हम सबको नहीं देंगे। तो एक ये भी फैक्टर है जो हमारे एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस को क्या करता है, अफेक्ट करने में रोल निभाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद आपका दूसरा कौन सा आता है, गैस्ट्रिक इम्पटी। कौन सा आता है, गैस्ट्रिक इम्पटी, खाली पेट। गैस्ट्रिक इम्पटी का मतलब होता है खाली पेट का होना। खाली पेट का होना। अब देखिए किसी को कब्ज बनता है, गैस बनता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। खाली पेट, इसको ऐसे समझिए, देखिए जब आप दवा खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाते हैं, ठीक है, जब आप दवा एक खाते हैं तो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के बाद आप क्या करते हैं, दवा को ले लेते हैं। तो वो दवा आपके भोजन के साथ ही ना एब्जॉर्ब होगा, भोजन के साथ ही ना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू होता है, स्टमक में भी होता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है। मीन्स कि जो भोजन हम लोग अपने माउथ में क्या करते हैं, पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, वो भोजन हमारे स्टमक में जाता है और छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है। तो भोजन हमारे पेट में कम से कम 4 घंटे तक क्या होता है, स्टे रहता है। कितने घंटे तक, 4 घंटे तक स्टे रहता है। फिर इसके
भोजन हमारा कहाँ पे क्रॉस होता है, हमारे आगे बढ़ता है, इंटेस्टाइन में जाता है। तो एक्चुअल में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अगर ये भोजन जो आप खाएं और उसके साथ आप दवा खाएं, ये भोजन हमारा इंटेस्टाइन में पास ही ना हो तो ये भोजन हमारा इसी में है, पास ही ना हो भाई, खाली पेट हमारा गैस्ट्रिक इम्पटी, हमारी दवा हमारे इंटेस्टाइन में कैसे जाएगी, भोजन के थ्रू जाएगी। किसके साथ किसके साथ इसका वो हुआ है, डाइजेशन किसके साथ हुआ है, भोजन के साथ हुआ है। ठीक है, जब ये भोजन हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा तभी तो ये दवा हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी, तभी तो जाएगी ना। तो एक गैस जो हमारे गैस्ट्रिक इम्पटी होता है उसका होता है कि खाली पेट, जितना जल्दी हमारा ये पेट खाली होगा उतना जल्दी हमारा भोजन इंटेस्टाइन के पास जाएगा और उतना ही जल्दी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर इसके बाद कौन सी टॉपिक है, ब्लड फ्लो। क्या होता है, कौन सी है, ब्लड फ्लो। आप देखिए ब्लड फ्लो क्या होता है। ये हमारा क्या है, ब्लड फ्लो, और यहाँ पे क्या है, एक दवा। यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, दवा हमारी यहाँ पे आ गई, ब्लड वेसल्स पे आ गई। अब ये हमारा ब्लड फ्लो लो रहेगा तो ये दवा को क्या करेगा, बड़ा स्लो लेकर जाएगा, यहाँ से इतने दवा को काटेगा। ठीक है, दवा से क्या किया, इतने दवा को खाली किया। ठीक है, ब्लड फ्लो बड़ा स्लो जा रहा है तो धीरे धीरे दवा को भी तो लेगा ना अपने अंदर। अगर यही ब्लड फ्लो हाई लेवल में हो, तेजी से फ्लो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ही दवा को दे देगा, फिर ये दवा की संख्या फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर ब्लड फ्लो होगा, फिर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये दवा हमारी आ गई है ब्लड वेसल्स तक एब्जॉर्ब होने के लिए, अगर हमारा ब्लड फ्लो स्लो है तो वो दवा को भी अपने अंदर क्या करेगा, स्लो खींचेगा। लेकिन यही ब्लड फ्लो तेजी से है तो जैसे दवा आएगी ब्लड फ्लो होगा तो यहाँ से कट जाएगा, फिर ये दवा यहाँ पर आएगी, फिर ब्लड फ्लो होगा तो फिर यहाँ से कट जाएगा। ऐसे प्रोसेस करते पे एक समय दवा सारी हमारी कहाँ पे आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। तो जो ब्लड फ्लो होता है वो भी अफेक्ट कर सकता है हमारे एब्जॉर्प्शन को। अगर ब्लड फ्लो लो हुआ तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो लो होगा, अगर ब्लड फ्लो हाई है तो एब्जॉर्प्शन हमारा फास्ट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद ये ब्लड फ्लो देखिए, आप बहुत सुने होंगे कि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं आपको एडवाइस करते हैं दवा को आप क्या करिए, गर्म पानी से लीजिए। हाँ, ब्लड फ्लो कितना मायने रखता है ड्रग को एब्जॉर्ब करने में, पता चला कि नहीं चला। अब डॉक्टर आपको बोलता है कि दवा को गर्म पानी से लीजिए, क्यों बोलता है, क्योंकि जो आपका गर्म पानी होता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन वाली प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो दवा आपको क्या करना चाहिए, गर्म पानी से ही लेना चाहिए। और क्या करता है, ये हमारे जो गैस में जो हमारे पेट के होते हैं, पेट के वेसल्स को भी क्या करता है, मतलब कि हाई डिजोल्यूशन रेट कर देता है। दवा बहुत जल्दी डिजोल्व होती है और गर्म पानी से ब्लड फ्लो हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वहाँ पे दवा जल्दी डिजोल्व होगी और यहाँ पे ब्लड फ्लो हमारा बहुत जल्दी होगा, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन वाली प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से दवा हमारी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। ये केस ये मतलब गर्म पानी से सबसे ज़्यादा जो दवा खाई जाती है वो आपकी आयुर्वेदिक की होती है और होम्योपैथिक की होती है। ठीक है, बहुत रियर केस में ही आपको जो एलोपैथ की जो दवा होती है बहुत रियर केस में ही दी जाती है खाने के लिए, लेकिन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की जो दवा होती है उसको अक्सर देखे होंगे जितनी भी औरतें खाती होंगी वो अपने साथ एक गिलास गर्म पानी जरूर ली रहेंगी। हाँ, ठीक है, जितने भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक होती है गर्म, क्योंकि ताकि वो दवा क्या हो, देखिए उसका एक्शन बहुत, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, बहुत स्लो चलता है, बहुत लंबा। ठीक है, आपका अगर सर्दी जुकाम बुखार है, आप क्या किए, दवा लिए, 2 से 3 दिन खाए, ठीक हो गए। लेकिन अगर होम्योपैथिक की दवा करवाएंगे, अगर आपको बुखार है तो वो जड़ से खत्म करेंगे और उसका ट्रीटमेंट कम से कम 3 मंथ तक करवाएंगे।
देखे हैं कि नहीं देखे हैं? केसेस आई है सामने कि नहीं आई? 3 मंथ का करवाएंगे। अब भाई 3 मंथ को करवाने के लिए इसका मतलब है कि उसको ब्लड फ्लो वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, जल्दी आपको रिस्पांस पाने के लिए दवा को गर्म पानी से ही देते हैं। गर्म पानी से खाइए, दवा जल्दी जाएगी, जल्दी असर करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद आपका आता है ब्लड फ्लो हो गया, फिर इसके बाद आता है फूड। कौन सा आता है? फूड। फूड मतलब होता है खाना पीना। अब देखिए, कुछ दवा होती है जो आपको बोला जाता है खाली पेट खाइए, कुछ दवा होती है आपको बोला जाता है दूध के साथ लीजिए, कुछ दवा होता है, क्या हुआ, कुछ दवा होता है आपको बोला जाता है खाना खाने के बाद लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसी दवा होती है जो आपको जूस वगैरह के साथ एडवाइस किया जाता है कि आप जूस वगैरह खाइए। जो जूस वगैरह खाते हैं खाने के साथ जो आप दवा लेते हो, क्या है वो एक टाइप का फूड है। अगर आपको बोल दिया गया कि दवा आप दूध से ही खाइए, तो जाहिर सी बात है जो आपका दूध होता है वो आपके दवा के एक्शन को इंक्रीज कर देता है। अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है कि इस दवा को आपको दूध के साथ ही लेना है, तो मीन्स कि उसको पता है कि अगर ये दवा हमारे दूध के साथ मिक्स होगी तो इसका एक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स कि वो जो 5% एक्शन देने वाली थी वो दवा हमारी 7% एक्शन देगी। ठीक है, अगर आप दवा को पानी से खा लिए तो अफेक्ट हुआ ना, अफेक्ट हुआ ना। बहुत सारी दवा होती है खाली पेट दी जाती है, जैसे आपका एंटासिड हो गया, एंटासिड गैस की जितनी भी दवा होती है खाली पेट दी जाती है, और आपका टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, बुखार की दवा बोला जाता है खाना खाने के बाद ही खाइए। ठीक है, अगर आप रूल को तोड़ते हैं तो वो भी दवा क्या करती है, आपके एब्जॉर्प्शन वगैरह को अफेक्ट कर सकती है। अगर डॉक्टर बोल दिया इस दवा को खाली पेट खाइए तो आपको उस दवा को खाली पेट ही लेना है। अगर बोल दिया डॉक्टर कि आप इस दवा को दूध के साथ खाइए तो दूध के साथ ही लेना है। अगर बोला कि इस दवा को जूस के साथ खाइए, जो फ्रूट्स वगैरह जूस होते हैं, तो आपको उसी के साथ लेना है। क्यों? ऐसा करने से जो आप फ्रूट्स लेते हैं वो क्या करती है, वो दवा की ताकत को बढ़ा देती है। अगर आप उस दवा को पानी के साथ खा रहे हैं तो क्या पता कि पानी के साथ मिलने के बाद उस दवा इस ड्रग की जो ताकत है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसको ही कम कर दे। अफेक्ट तो हुआ ना, कुछ भी हो सकता है। अगर एक्शन बढ़ाने वाला सिर्फ हमारा मिल्क है तो हम क्यों पानी के साथ खाएं? हो सके उसका अपोजिट रिस्पॉन्स आपको मिले, उस दवा का एक्शन आपको कम हो जाए। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है जो हमारे ड्रग को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या आता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, हमने बताया था एक आपका कितना रूट होता है, ओरल रूट होता है, और एक आपका क्या होता है, पैरेंटल रूट होता है। ओरल रूट, टॉपिकल रूट, और एक आपका क्या होता है, पैरेंटल रूट। तो इसमें से जो आपका ओरल रूट होता है ये क्या करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करता है। इसलिए ओरल रूट का सबसे कम एक्शन आपको, बहुत फास्ट एक्शन, बहुत स्लो एक्शन देखने को मिलेगा। और आपका क्या है, पैरेंटल रूट से अगर आपको दवा दी जाती है तो उसका एक्शन आपको 2 से 3 मिनट में मिलेगा, 2 से 3 मिनट में। और ओरल रूट की जो दवा होती है उसका एक्शन आपको 2 से 3 आवर्स में मिलेगा। उसका कितना, जैसे 4 घंटा कितना बार टॉपिकल वाला का? टॉपिकल भी क्या होता है, आपका डायरेक्टली रीच करता है ब्लड में। इसको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकता है। 5-6 घंटे। ठीक है, हाँ 5-6 घंटा ले लेते, 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा मान लीजिए एब्जॉर्प्शन में। ये अगर आपका 2 आवर्स ले रहा है तो टॉपिकल वाला उससे जल्दी अफेक्ट करेगा। ओरल वाले में तामझाम करना पड़ता है, दवा जाएगी, आप खाएंगे, पेट में जाएगी, डिसइंटीग्रेशन होगी, फिर वो टूटेगी, आपके स्टमक में डिजॉल्व होगी, तब जाके एब्जॉर्ब होगी।
टॉपिकल वाला रहता है, आप स्किन पे लगा दीजिए, बस उसका एब्जॉर्प्शन शुरू। पेरेंट्रल सीधा ब्लड में, तो किसका एक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है? पेरेंट्रल का ही देखने को मिलेगा। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है जो हमारे दवा को अफेक्ट कर सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी बायो अवेलेबिलिटी, हमने बताया था बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग भी हमारी क्या होती है, अफेक्ट हो सकती है। कुछ दवा हमारी डिसइंटीग्रेशन में खराब हो जाती है, कुछ दवा हमारे क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होने में खराब हो जाती है। जब कोई सबसे ज्यादा आपको किसमें दवा खराब होने को दिखती है, जो आपकी ओरल रूट की होती है, इसमें इसी में ही भी आपकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी आती है, 50% आती है। मीन्स कि मान के चलिए आपकी आधी दवा क्या होती है, खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी आपको पेरेंट्रल में देखने को मिलेगी, लेकिन किसका, आईवी का देखने को मिलेगा, इंट्रावेनस वाले। आपका जो इंट्रामस्कुलर होता है वो भी एब्जॉर्ब होने में कहीं इधर उधर हो जाती है, लेकिन जो आपका आईवी होता है वो सीधा सारी दवाएं आपको क्या करते हैं, ब्लड में इंसर्ट करते हैं, तो इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। तो एक ये भी हमारा फैक्टर हो सकता है, ठीक है। जो हमारे रूट होते हैं, हमारे जो ओरल रूट होते हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग बायो अवेलेबिलिटी को, ठीक है। किसको अफेक्ट करते हैं, ड्रग बायो अवेलेबिलिटी को। एक आपका आता है पैथोलॉजिकल कंडीशन, एक क्या आता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब देखिए आप क्या करते हैं, दवा खाते हैं तो आपको तुरंत वोमिटिंग हो जाती है, आपको डायरिया हो रही है, आप दवा खा रहे हैं तुरंत आपको डायरिया हो जा रहा है, लूज मोशन हो जा रहा है, ठीक है। तो एक ये भी जो बीमारी होती है ना, कभी कभी ये भी दवा को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि आप दवा खाएं, आपको तुरंत वोमिटिंग हो गई, तो क्या उस दवा का कंसंट्रेशन आपके बॉडी में पहुंचा? भाई दवा खाएं, जैसे पेट में गई आप बाहर कर दिए, तो क्या वो दवा एब्जॉर्ब हो पाएगी? है ही नहीं आपके बॉडी में, तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगी? जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, सॉरी, जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो किसी भी टाइप का कोई भी रिस्पॉन्स आपके बॉडी में नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? ठीक है। तो एक आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जो आपके दवा को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। आपको डायरिया हुआ, आप क्या किए, दवा को खाए, तुरंत आपको लूज मोशन होने लगा, तो वो दवा आपकी पेट में जाएगी कि नहीं जाएगी? एब्जॉर्प्शन उसका होवे नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन रहता है वो भी आपकी दवा को अफेक्ट कर सकता है। फिर इसके बाद आता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्पटी। क्या आता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्पटी। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ दवा हमारी बड़ी नखरेबाज होती है, ठीक है। कुछ कहती हैं हम एसिडिक के साथ एब्जॉर्ब होंगे, कुछ कहती हैं हम बेसिक के साथ एब्जॉर्ब होंगे। बेसिक नेचर की दवा जो एसिडिक नेचर की रहेंगी वो हमारे स्टमक में तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। क्यों स्टमक में एब्जॉर्ब हो रही है? क्योंकि स्टमक में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, और वो दवा हमारी एसिड में जाएगी तो वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी। दो दवा है, ठीक है। एक आपकी बेसिक नेचर की होती है, एक आपकी एसिड नेचर की होती है। अब देखिए हम बताए थे हमारे स्टमक में क्या पाए जाते हैं, HCl पाए जाते हैं, HCl पाए जाते हैं। जब ये HCl का काम क्या रहता है, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करवाता है। ये हमारे भोजन को क्या करता है, जलाता है, डाइजेस्ट करवाता है, मदद करवाता है हमारे भोजन को, ठीक है। तो जब हम इस दवा को खाते हैं तो ये हमारी दवा सिर्फ कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, एसिड में एब्जॉर्ब होगी। तो वो एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है, तो ये दवा आकर हमारी स्टमक में एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। वहां से कहाँ पे पहुंच गई, हमारे ब्लड में पहुंच गई। लेकिन ये जो बेसिक नेचर की है इसका नखरा कुछ अलग ही रहता है, ये एब्जॉर्ब होवे नहीं करेगी, ये करेगी हम एसिड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, हम बेसिक नेचर में जाएंगे। तो जो आपकी इंटेस्टाइन रहती है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, एक्चुअल में उसी में भोजन एब्जॉर्ब होता है। जो भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे खत्म होता है, आपके इंटेस्टाइन में खत्म होता है। इसका भी नखरा रहता है, ये भी कहती है कि हमसे उसी भोजन को
उसी भोजन का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे जो भोजन हमारे स्टमक में आएगा और बेसिक नेचर का रहेगा। किसका नेचर का रहेगा? बेसिक नेचर का रहेगा। अब आप देखे हैं कि यहीं से जैसे ही भोजन हमारा यहाँ पे आना स्टार्ट होता है, यहीं पे हमारा किसका सिक्रीशन होता है? बाइल का सिक्रीशन होता है। भाई भोजन से अगर हमारे स्टमक से जो भोजन हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा वो तो एसिड नेचर का रहेगा ना। भोजन में तो हमारा जो एसिड है, जो HCl है, वो भी तो भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को मिक्स कर रहा है तो उसमें भी तो एसिड की क्वांटिटी होगी ना। तो वो हमारा जो भोजन यहाँ तक जाएगा वो एसिड नेचर का होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे आप देखें पित्त बहुत तीखा हो जाता है। मुर्गे का अगर कट गया तो एकदम इतना बेकार कर देता है कि आप मुर्गा खा नहीं पाएंगे। तो वही पित्त हमारे भी बॉडी में होता है, ठीक है। वो क्या करता है? बाइल एसिड का सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। वहां से बाइल जूस का सिक्रीशन करवाता है। जैसे ही भोजन आपका यहाँ पे आएगा वैसे ही यहाँ से बाइल एसिड निकलेगी और ये जैसे जितना जितना भोजन पास होता जाएगा ये बाइल एसिड उस भोजन को बेसिक नेचर में करते हुए चली जाएगी और यही भोजन हमारे आराम से कहाँ पे? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बात समझ में आई? तो जो दवा हमारी कहाँ पे बेसिक नेचर में, एसिडिक नेचर में नहीं एब्जॉर्ब होती है, उस दवा को कहाँ पे भेजा जाता है? उस दवा को बेसिक नेचर बनाया जाता है। और वो दवा कहाँ से बेसिक नेचर से बनती है? यहाँ से बनती है। और वो दवा कहाँ पे आसानी से जाके एब्जॉर्ब होती है? हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है जो हमारे दवा के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है। हो सके इसको बाइल एसिड ना मिला तो अफेक्ट हुआ ना, तो वो दवा हमारी एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कोई किसी भी टाइप का कोई एक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये था एब्जॉर्प्शन आज की टॉपिक। आई होप कि अच्छा लगा होगा आप लोग को, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी दवा को अफेक्ट करते हैं। इसको आप लोग पढ़ के आइएगा, हम कल पूछेंगे, ठीक है।